वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी सिंह कविया पीजीटी ज्योग्राफी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन की ऑनलाइन क्लास के फर्स्ट वीडियो सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी विश्व जनसंख्या। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के मुख्य 3 बिंदुओं को पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि। इन तीनों बिंदुओं को डिटेल में डिस्कस किया गया है हम हमारे सुविधा के लिए, ताकि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को पूरी तरह से कवर कर सकें। उसके लिए हम इस चैप्टर को 10 मुख्य बिंदुओं में बांट करके और एक एक बिंदु में डिटेल डिस्कशन यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन या जनसंख्या का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन या जनसंख्या का मतलब होता है अर्थ के किसी भी रीजन में वहां पर मिलने वाली कोई भी स्पीसीज इन नंबर्स कितनी है, उसी को हम जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पर यह अभिप्राय है कि हम किसी भी स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ये टाइगर्स भी हो सकते हैं, राइनोज भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, पीकॉक्स भी हो सकते हैं, कोई भी स्पीसीज। तो जनसंख्या का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स से नहीं होता है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, यानी मानव जनसंख्या या मानव आबादी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट से भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो टर्म है उसे समझाइए, जनसंख्या के वितरण को परिभाषित कीजिए। तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पीपल ओवर द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के धरातल पर लोगों के रहने की व्यवस्था को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला हमारा पॉइंट है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। प्रारूप से अभिप्राय है कि हमारे अर्थ सरफेस पर जहां जहां भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं वो किन स्थितियों में रहते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से कंक्लूडेड वे में कौन कौन सी बातें सामने आती हैं। तो हमारे सामने जो बातें आती है वो मुख्य रूप से ये 5 बातें हैं। पहली बात तो ये है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन, यानी विश्व में जनसंख्या वितरण है वो असमान है। इसका अभिप्राय है कि हमारे अर्थ पर हर एक रीजन में इक्वल पॉपुलेशन रहती हो ऐसा नहीं है। कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है, इसीलिए ये टर्म अनइवन यहाँ पर यूज में लिया गया है, यानी असमान वितरण को यूज में लिया गया है। दूसरा है कि हमारे अर्थ पर या हमारे वर्ल्ड में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का 90% अकेले हमारे अर्थ के सिर्फ 10% लैंड एरिया पर है। कहने का अभिप्राय है हमारे विश्व की जो कुल आबादी है, वर्तमान में हमारे विश्व की कुल आबादी 7 अरब यानी दूसरे शब्दों में कहें 700 करोड़ है, यानी 7 बिलियन। तो 7 बिलियन या 700 करोड़ की जो आबादी है उसका 90% सिर्फ 10% लैंड एरिया पर रहता है, जबकि रिमेनिंग 10% जो पॉपुलेशन है वो बाकी के 90% लैंड एरिया पर रहती है। तीसरी मुख्य बात है कि हमारे वर्ल्ड के जो टोटल कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में से 10 ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें अकेले 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, यानी विश्व पॉपुलेशन का 7 बिलियन पॉपुलेशन का 60% अकेले इन 10 कंट्रीज में रहते हैं। तो ये 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये है आपके चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। तो ये वो 10 देश हैं जिनमें हमारे विश्व की कुल आबादी का अकेले 60% हिस्सा इन देशों में रहता है। अगला मुख्य बिंदु, आउट ऑफ दीज 10, ये जिन 10 देशों की हमने अभी बात करी इनमें से अकेले 6 देश एशिया कॉन्टिनेंट से हैं,
यानी एशिया महाद्वीप में है स्थित। और हमारे जो सबसे ज़्यादा डेंस इलाके हैं, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, वो हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इस मैप में भी हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाईली जो डेंस इलाके हैं, वो देखिए एशिया के ईस्टर्न एशिया का ये पार्ट है जहाँ ये डार्कन किया हुआ है। ये वाले वो रीजन्स हैं जो हाईली डेंस है, यानी यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये साउथ एशिया का हिस्सा है जिसमें हमारा कंट्री भी आ रहा है। तो ये साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ये इलाके हो गए। इसके अलावा ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट का ये वेस्टर्न पार्ट, तो इस वेस्टर्न पार्ट के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, ये वाला पार्ट आपके नॉर्थ अमेरिका का, ये पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, इसका ईस्टर्न पार्ट, इस यूएसए का ये ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो जैसा मैप में शो किया गया था, हम देखते हैं कि कुछ एक ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब एक नया टर्म हमारे पास में आया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? इस टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें बताया गया है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर एरिया को हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में लिया जाता है। हिंदी में हम कहें जनसंख्या का घनत्व, तो जनसंख्या का घनत्व को जानने के लिए जो इसकी गणना की जाती है वो होती है जनघनत्व इक्वल्स टू कुल जनसंख्या, इसको डिवाइड करते हैं कुल क्षेत्र से। क्षेत्र हम हमेशा वर्ग किलोमीटर में लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक रीजन लिया गया है जिसको एक्स नाम दिया गया है। उस एक्स रीजन का टोटल एरिया है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो इन नंबर्स 1,50,000 है, यानी इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 पीपल की है। तो यहाँ की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो पॉपुलेशन है 150,000 और यहाँ का एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो डिवाइड किया तो हमारे पास में डेंसिटी आ गई 1,500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी क्षेत्र की जनघनत्व का पता लगा सकते हैं। तो यहां से आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन है, हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन कैलकुलेटेड? ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी एक प्रदेश में वहाँ की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 90% जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया पर ही रह रही है। तो ऐसा क्यों है? वो कौन कौन से रीजन्स है जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रह पा रही है? कुछ ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं रहती है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो कौन कौन से कारण हैं? तो इन फैक्टर्स को मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। हिंदी में हम कहें तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो आइए इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम 4 मुख्य बातें देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल, या जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और मृदा। तो हम ये जानते हैं कि ये किस तरह से किसी एरिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। तो ये जितने 4 फैक्टर्स के हमने नाम लिए हैं ये सारे के सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस तरह से अफेक्ट करती है? हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि जितने भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो मुख्य रूप से नदियों के किनारे पर विकसित हुई हैं। यानी
जितने भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुए मोस्टली दे आर डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। और उसकी मुख्य वजह क्या थी? उसकी मुख्य वजह थी ये ज्योग्राफिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। रिवर्स में फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी का हम डोमेस्टिक यूज में, इरिगेशन के पर्पज से या फिर नेविगेशन के पर्पज से उनका यूज लेते आए हैं। आजकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में भी हमें इस पानी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी मोस्टली ह्यूमन पॉपुलेशन वहां पर ही रहना पसंद करेगी। ये हमारी बेसिक नीड है। तो दूसरा, लैंडफॉर्म्स या भू आकृति। लैंडफॉर्म्स या भू आकृति का मतलब है ऐसे लैंडफॉर्म्स जो इंसान के रहने के लिए एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करवाते हैं, वहां पर इंसान रहना ज़्यादा पसंद करता है। उदाहरण के लिए यदि माउंटेन रीजन्स हैं तो माउंटेन रीजन्स के अंदर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाता है। उसे मकान बनाने में, उसे रोड बनाने में या दूसरे उद्देश्यों में हिल एरियाज में काफ़ी तकलीफ या दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, इसलिए वो वहाँ पर रहना कम पसंद करता है। ठीक इसके विपरीत यदि लैंड फॉर्म्स आपके फर्टाइल प्लेन्स की फॉर्म में है तो वहाँ पर मकान बनाना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना आसान होता है, उसके लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन ईजी होता है। तो ऐसी जगहों पर वो रहना ज़्यादा पसंद करता है। तीसरा है क्लाइमेट या जलवायु। इस पार्ट में हम देखते हैं कि वो सभी रीजन्स जहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम होती है, यानी जलवायु वहाँ की बहुत ही कठोर होती है। उदाहरण के लिए ये एक्सट्रीमली कोल्ड हो सकती है या एक्सट्रीमली हॉट हो सकती है। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में लेह लद्दाख कोल्ड डेजर्ट्स हैं, या कालाहारी डेजर्ट की हम बात करें जो अफ्रीका में है तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली हॉट है। तो वहाँ की क्लाइमेट्स अनप्लीजेंट क्लाइमेट्स है, इसलिए इन इलाकों के अंदर इंसान रहना पसंद नहीं करता है। तो वहाँ पॉपुलेशन का डेंसिटी कम मिलती है। जबकि इसके विपरीत जहाँ प्लीजेंट एनवायरनमेंट होता है, प्लीजेंट क्लाइमेट होती है, ऐसी जलवायु जो सुख देने वाली होती है, सुखद होती है, वहाँ पर लोगों की आबादी ज़्यादा मिलती है। अगला ज्योग्राफिकल फैक्टर है सॉइल। सॉइल जिसे मिट्टी या मृदा कहते हैं। तो ऐसे रीजन्स जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है और इससे इंसान के भोजन की ज़रूरतें पूरी होती है, उसके फूड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। इसलिए फर्टाइल सॉइल के रीजन्स में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, जबकि अनफर्टाइल और बैरन लैंड्स के रीजन में पॉपुलेशंस कम मिलती है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अगला फैक्टर, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम तीन फैक्टर्स को देखते हैं: मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी खनिज, शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो ये फैक्टर्स किस तरह से पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, आइए जान लेते हैं। मिनरल्स, वो रीजन्स जहां पर मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं वो रीजन इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं, और जब इंडस्ट्रीज की लोकेशन उन रीजन्स में होती है तो लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए लोग धीरे 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 उन इलाकों में रहना शुरू कर देते हैं जहां पर मिनरल्स मिलते हैं। दूसरा है अर्बनाइजेशन या शहरीकरण। शहरीकरण आबादी को बहुत बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है यानी सिटीज़ डेवलप होते हैं, वैसे वैसे उन स्थानों पर, उन रीजन्स में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में एजुकेशन और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट होता चला जाता है। इसलिए एक कंफर्टेबल लाइफ की इच्छा में लोग शहरों की तरफ आकर्षित होकर के और वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि आज दुनिया की ज़्यादातर जो आबादी है वो शहरों में रहना पसंद करती है। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर
बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोग वहां पर रहना शुरू कर दिए और ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे सर्विस सेक्टर भी वहां पर डेवलप होता चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि उद्योगों ने लोगों की जरूरत के सामानों को बना करके और उनकी आपूर्ति करी और इस वजह से जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है या औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के कारण और पैसे कमाने की इच्छा में लोग अधिक आकर के रहना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं सोशल एंड कल्चरल। इस फैक्टर में हम देखते हैं एक तरफ जहां सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स में हम देखते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट, यानी सामाजिक कारणों में यदि हम देखें तो लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते हैं जहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल की कंडीशन यानी राजनीतिक संकट हो। कहने का मतलब है जिन जगहों पर सरकारें व्यवस्थित नहीं है उन जगहों पर झगड़े ज्यादा होते हैं और वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि सीरिया और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग जाकर के बसना कम पसंद करेंगे क्योंकि वहां पर आए दिन आतंकवाद और आपसी झगड़ों की स्थिति ज्यादा रहती है, इसलिए वहां पर सोशल अनरेस्ट है, समाज में स्थिरता नहीं है, समाज में अशांति ज्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में आते हैं हमारे रिलीजियस प्लेसेस, यानी हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से जुड़े हुए जो स्थान हैं वो। तो ऐसी जगह हैं जहां पर किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है लेकिन वो धार्मिक रूप से या रिलीजियस ग्राउंड पर वो प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां भी हमें पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। उदाहरण के लिए मक्का, रोम, इन जगहों को हम देखें या भारत में हम देखें वैष्णो देवी, इन जगहों की खास बात देखें, मक्का एक डेजर्ट जोन के अंदर आता है जबकि वैष्णो देवी है वो एक माउंटेन के ऊपर लोकेटेड प्लेस है, लेकिन यहाँ पर इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होने की वजह से लोग यहाँ आकर के बसना शुरू कर दिए और यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारक बताइए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिया है। यहां से दूसरे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये भी हो सकता है राइट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। उस स्थिति में हम जो 3 हमारे मेन फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, इनको मुख्य आंसर में शामिल करते हैं। जबकि एक्सप्लेन 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इसमें हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में जो 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की जगह इकोनॉमिक फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं या सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, चेंज इन नंबर्स ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है किसी भी रीजन में रहने वाले लोग। सो चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी, यानी किसी क्षेत्र में, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी टाइम ड्यूरेशन, किसी एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान वहाँ की पॉपुलेशन में, यानी वहाँ के इनहेबिटेंट्स, वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में यदि किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। हिंदी में कहा गया है किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या में किसी विशेष समयावधि में आया हुआ बदलाव या परिवर्तन। यहाँ पर हमें एक बात जान लेना जरूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में किसी टाइम पीरियड के दौरान बदलाव 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई हो और दूसरा हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई हो। तो बदलाव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़े हुए 6 बेसिक कंसेप्ट्स हैं
तो उन 6 बेसिक कंसेप्ट्स को यानी उन आधारभूत संकल्पनाओं को हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो फर्स्ट कंसेप्ट में हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में इंडिया का एग्जांपल लिया है। जैसे इंडिया का जो सेंसस था 2011 का, उसके अकॉर्डिंगली हमारी पॉपुलेशन थी 121.02 करोड़, यानी 121 करोड़ की आबादी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार थी। इससे 10 साल पहले जब 2001 में इंडिया में सेंसस हुआ, उस समय हमारी पॉपुलेशन थी 102.70 करोड़, यानी 102 करोड़ 70 लाख। ये जो आंकड़े हैं ये लगभग हैं, कभी भी एक्यूरेसी के साथ में आंकड़े यहाँ पर सेंसस के नहीं दिए जा सकते क्योंकि हर दिन और हर घंटे हमारी आबादी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन में ग्रोथ इन 10 ईयर्स के दौरान कितनी हुई है। इन 10 ईयर्स के दौरान हमारी ग्रोथ रही है 18.15 करोड़, यानी लगभग 18 करोड़ 15 लाख लोग हमारी जनसंख्या में और ऐड हो गए हैं। हमारी जनसंख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है। तो 2001 से 2011 में 18.15 करोड़ की आबादी हमारे देश में बढ़ी। तो ये हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रही है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमेशा एब्सोल्यूट नंबर्स में होती है, वो कभी पॉइंट्स में नहीं चलती है। तो यहाँ पर 18 करोड़ 15 लाख ये एक फिगर दिया गया है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करता है। सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जब भी पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस आता है, जैसे अभी वाले एग्जांपल में हमने देखा 18.15 करोड़ का डिफरेंस आया था, तो ये 18.15 करोड़ है, ये तो थी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन यदि इसी बदलाव को जब परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी प्रतिशत के रूप में जब इस बदलाव को शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। जहां पर वर्ड रेट आ गया है वहां का मतलब हो गया कि उसको हमने परसेंटेज में शो किया है। तो ऊपर जो एग्जाम्पल था उसमें 18.15 करोड़ की आबादी को जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो ये हमारी रहती है 1.64। थर्ड हम देखते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से अभिप्राय है किसी भी रीजन में वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में वहाँ पर एक वर्ष के दौरान होने वाले बर्थ और डेथ, यहाँ पर एक वर्ष से अभिप्राय है एक समयावधि, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को हम वहाँ की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है यही आपके नेचुरल ग्रोथ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में इफ 100 पीपल आर लिविंग देयर, 100 लोग वहां पर रह रहे हैं, देन इन दैट कंडीशन, तो उस स्थिति में यदि वहां पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 10 है और मरने वाले लोगों की संख्या 8 है, तो इस स्थिति में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस आपके 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो ये जो दो नंबर हमें रिसीव हुआ है यही नेचुरल ग्रोथ उस पॉपुलेशन की कहलाएगी। फिर अगला हमारे आता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। इसका अभिप्राय है किसी भी रीजन में वहां की पॉपुलेशन में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में हम बर्थ और डेथ का डिफरेंस ऐड करते हैं, साथ ही साथ हम उसमें ऐड करते हैं इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि उस प्रदेश में यदि कोई दूसरी जगह से आकर के व्यक्ति रहना शुरू कर देता है तो वो इमिग्रेंट कहलाता है, और ये उसके आकर के रहने की प्रक्रिया इमिग्रेशन कहलाती है। इसके अलावा यदि इस एग्जिस्टिंग प्लेस का कोई व्यक्ति इस प्लेस को छोड़ करके किसी नई जगह पर चला जाता है, यानी अब वो इस स्थान पर नहीं रह रहा है, तो ऐसे लोगों की संख्या को हम आउट माइग्रेशन कहते हैं। तो इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन, इनका जो अंतर है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी प्रीवियसली लिया कि एक प्लेस है जहां पर 100 लोग रहते हैं और वहां पर बर्थ और डेथ का डिफरेंस 2 है। अब साथ ही साथ हमें ऐड करना है, यदि मान लीजिए इस प्लेस X पर बाहर से 5 लोग रहने के लिए आ गए, वो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हों या किसी और वजह से यहाँ पर आए हों,
तो 5 लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए। इसके अलावा जब 5 लोग आए तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 100 + 2 + 5 हो गई है, यानी 107 हो गई है। और यहाँ पर अब ये 107 है, इनमें से 3 लोग इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी आउट माइग्रेशन हो गया है। तो जब ये 3 लोग जा रहे हैं तो 107 में से इन 3 को और हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे 104 यहाँ की एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी होगी? एक्चुअल में वहां पर 100 थे और अब वहां पर 104 रह रहे हैं, तो एक्चुअल ग्रोथ हुई इसकी 4। तो ये आपके एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। पांचवा हमारे है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग होता है किसी भी रीजन में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन। और ये जो चेंज आता है किसी भी रीजन में रहने वाले लोगों के नंबर्स में, ये चेंज आपके पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और उसी के बेसिस पर हम पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो 2 हमारे कंसेप्ट हैं वो यही है। यदि किसी रीजन में वहां की पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में वहां जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की वो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। इसके अतिरिक्त यदि स्थिति इसके बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें बर्थ रेट्स कम है और डेथ रेट्स ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां की जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक होगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने आपके थर्ड पॉइंट में नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में लिया था, वहां पर हमारी पॉपुलेशन 100 में 2 ऐड हुए थे, यानी एडिशन हुआ था, तो वो आपकी कहलाती है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन यहां स्थिति उल्टी होती कि यदि बर्थ है वो 8 होते और डेथ 10 होती, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ की पॉपुलेशन थी वो 100 के अंदर -2 हमें और करना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में हमारी पॉपुलेशन 98 रह जाती, यानी 100 से होकर के अब 98 रह गई है। तो ये कंडीशन कहलाती निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे 6 कंसेप्ट्स हैं वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने जो अब तक डिस्कशन किया उसमें कुछ मुख्य बातें और रहती हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। यह है आपके अफ्रीका की एक मिनरल बेल्ट है जो कि बहुत ही डेंस पॉपुलेशन रखती है। ये मिनरल बेल्ट है वो कॉपर की बेल्ट है। इसका नाम है कटंगा जाम्बिया मिनरल बेल्ट। यहां पर कॉपर मिलता है और यहां पर लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। इसी तरह से जापान का एक रीजन है जिसे कोबे ओसाका रीजन कहते हैं। ये जापान का इंडस्ट्रियल रीजन है। ये इंडस्ट्री की वजह से हाईली डेंस रीजन है। अभी जब हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 1.2% है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ पिछले 500 ईयर्स में हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 10 टाइम्स उसकी ग्रोथ हुई है, यानी 10 गुना सिर्फ पिछले 500 ईयर्स में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ गई है। और हमारे जो एवरेज डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड की डेंसिटी का हमने पहले ही फॉर्मूला देख लिया था, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो जब हम इसके बेसिस पर हमारे एवरेज डेंसिटी निकालते हैं वर्ल्ड की तो वो है 53.7 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यह हमारे वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी है। और यदि हम बात करें कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड में, तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और वो कंट्री जिसकी सबसे कम ग्रोथ रेट रही है एशिया में 1995-2000 के बीच में, वो है जापान। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन में एवरी ईयर 8 करोड़ लोग और ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ में वर्ल्ड की बढ़ रही है। तो ये 3 जो पॉइंट्स थे वो हमने अब तक डिस्कशन किए हैं। इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अब तक जो हमने डिस्कस किया है समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स आप अपने दें ताकि इसमें यदि कोई सुधार करने की ज़रूरत है जहाँ कहीं भी, तो उसमें हम सुधार करें और आप लोगों के लिए बेटर एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके।
थैंक यू।